दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल बहुत बुरा है। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, लेकिन नोएडा की मीडिया मौन है। मेरठ में कल सुबह 8 बजे एक दलित बेटी को किडनैप किया जाता है और उसकी मां पर धार-धार हथियार से हमला किया गया। किडनैपिंग के समय मां को अस्पताल में एडमिट कराया गया, बाद में उसकी जान चली गई। आरोपी घटना के अब 48 घंटे होने जा रहे, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ और उस पीड़ित परिवार का, चूंकि मामला मेरठ के सरगना का था, सरगना विधानसभा के जो विधायक हैं अतुल प्रधान, तेज तर्रार समाजवादी पार्टी के, वो कल भी पहुंचे थे, आज भी पहुंचे थे। पीड़ित परिवार के साथ उन्होंने बातचीत की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से फोन पर बात की और उनसे बोला कि आप जो भी चाहते हैं लिख के दीजिए, हम पूरा करेंगे, और तात्कालिक रूप से 3 लाख रुपए की मदद का भी ऐलान कर दिया। सुनने में आ रहा है कि बाद में आज शाम को जो मेरठ के सरगना के पूर्व विधायक थे संगीत सोम, वो भी बाद में पहुंचे और ये खबर चल रही है कि प्रशासन ने उन पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का चेक दे दिया। अभी तक ये आशा चलाया जा रहा है। विवेक जी, आप ये बताइए कि वो अमित शाह जी का वो डायलॉग था कि उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां बड़ी सुरक्षित हैं। कितनी सुरक्षित हैं ये तो आप देख ही रहे हैं। झांसी में एक लड़की महिला ऑटो रिक्शा चला के अपने परिवार का पालन करती थी, उसको मार के फेंक दिया गया। कानपुर में एक नाबालिग बेटी की आबरू लूटी गई। जज साहब नाराज हो गए क्योंकि आरोप उसमें एक दरोगा पर है। बिना पॉक्सो एक्ट की धारा लगाए हुए एफआईआर दर्ज कर दी गई। जज साहब ने कहा कि भैया इस लड़की का बयान हम तब दर्ज करेंगे जब आप पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करेंगे। उसके बाद ये मेरठ की घटना और नोएडा की मीडिया खामोश। देखिए, बहुत ही बर्निंग इश्यू आज आप लेकर के आए हैं। सबसे बड़ी बात इस बात को समझना पड़ेगा कि जो मेरठ की घटना हुई है, वो कहीं न कहीं आज़ाद भारत के महाभारत और उसके चीर-हरण के दृश्य और कहीं न कहीं रामायण का सम्मिश्रण है। कैसे उसकी माँ के ऊपर हमला भी होता है, जान लेने का प्रयास और उनके सामने बेटी को घसीट करके उसका अपहरण करना। ये दृश्य कहीं न कहीं विचलित करने वाला हृदय विदारक दृश्य है। चूँकि मेरा मानना है कि इस पे सरकार का पक्ष आना चाहिए था, लेकिन जिस प्रकार से मनुवाद की प्रेरणा लेकर के ये सरकार संचालित हो रही है उत्तर प्रदेश में और अन्य शासित राज्यों में, स्त्रियों की, महिलाओं की, बच्चियों की दुर्दशा हो रही है। लोग पलायन जो कर रहे हैं, मुझे लगता है वो पलायन केवल अब रोजगार मात्र तक सीमित नहीं रहा। उसका एक महत्वपूर्ण कारण है कानून व्यवस्था का दुरुस्त ना होना, कानून व्यवस्था का ध्वस्त होकर के जो जंगल राज से भी आगे बढ़ करके कबीले की व्यवस्था में तब्दील होना। क्योंकि जंगल में जो शिकारी होते थे, कबीले वाले उन शिकारियों का भी शिकार कर लेते थे। और ये जो उत्तर प्रदेश का आज ये दृश्य आया है, मुझे लगता है कि अब अमित शाह जी उत्तर प्रदेश को लेकर के अगर ये दावा करके गए थे और उस बिटिया ने अगर अमित शाह जी के वक्तव्यों पे भरोसा करके उस समय घर से कदम बाहर निकाले थे मां के साथ, तो इसकी जिम्मेदारी भी अमित शाह को लेनी चाहिए। अमित शाह को इसके लिए उत्तर प्रदेश उस परिवार से माफी मांगनी चाहिए। ये मैं मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि ये अमित शाह जी तक पहुंचे तो एक बार कम से कम संवेदना दिखाते हुए अपने उन शब्दों को कहिए कि मैं वापस लेता हूं, मुझसे गलती हुई, मुझसे भयंकर चूक हुई और मेरे ऊपर विश्वास करके आप माँ बेटी उत्तर प्रदेश में घर से बाहर निकले और उसका खामियाजा आज इस माँ को भी भुगतना पड़ रहा है, परिवार को भी भुगतना पड़ रहा है। उस बिटिया का तो अभी तक मुझे लगता है कि पता नहीं चला है। नहीं विवेक लेकिन जी, समस्या दूसरी है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। जी, जी, भाई अब अमित शाह चाहे जो भी कहे, अगर यही घटना उत्तर प्रदेश के अलावा किसी और राज्य में होती जी, तो नोएडा के तमाम चैनल्स के एंकर अपनी ओवीआर लेके पहुंच गए होते।
मेरठ में जो घटना हुई है, तमाम जो नोएडा के फिल्म सिटी के स्टूडियो, वहां से 60 किलोमीटर की भी दूरी नहीं है। जी। कहीं आपको चर्चा सुनाई दी? आप तो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, कहीं से फोन आया कि पांडे जी इस विषय पे चर्चा है, आप जुड़िए जरा? सर, महत्वपूर्ण विषयों पे जो प्रायोजित कृपा पात्र चैनल या बड़े मीडिया संस्थान हैं, वो ऐसी खबरों के आने के बाद इसके विपरीत खबरें चला करके डैमेज कंट्रोल करते हैं, सरकार की छवि को बचाने का प्रयास करते हैं। वो ऐसे मुद्दों पे चर्चा करेंगे, जिन मुद्दों पे व्यक्ति का मन, मस्तिष्क और दिमाग भटक जाए। ये एक सामान्य, मतलब वो इस मुद्दे को इतना हल्का करके दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये तो आम घटना थी, बहुत छोटी सी घटना है। और अभी वो पारस ओम जिसका नाम आ रहा है, उसको देखे कल एनकाउंटर हो जाएगा, उसके साथ उसके जो साथी हैं, एक दो लोगों को पैर में गोली लग जाएगी, और फिर योगी जी आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अरे कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ऐसा है कि अगले चौराहे पे अगर कोई छेड़ेगा तो अगले चौराहे पे कहीं ना कहीं यमराज खड़ा होगा। इस तरह की जो अरे डायलॉग सर, बाजी है ना, इस तरह की जो पारस डायलॉग बाजी है। जी। सर, पारस राजपूत नाम है, आपको लगता है इनकाउंटर होगा? मैं आ रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ अभी। वो तो अगले तथ्य में मैं जा रहा था, उसी मुद्दे पे आ रहा था। चूंकि ये जो डायलॉगबाजी है, इसने जिस तरह का माहौल क्रिएट किया है, जिस तरह के माहौल को उत्तर प्रदेश में खड़ा किया है, वास्तव में कानून व्यवस्था की संरचना पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को समझना है, तो सबसे अभी बर्निंग इशू सामने आया था एक कोडिन का प्रकरण। कोडिन के प्रकरण से भी आगे बढ़ करके उसी समूह का नाम आया अंसल में जमीन कब्जाने के प्रकरण में। वो प्रकरण ठंडा नहीं हुआ कि उससे बढ़ करके आगे फिर एक फौजी खड़ा हो गया, उसी कॉलोनी में उसकी जमीन पे सड़क निकाल दी। तो भाई, सजातियों को तो पूरा संरक्षण मिल रहा है, सजातियों को तो मुकुट की तरह सर पे बिठाया गया है। और सबसे बड़ी बात देखिए, सजाती की बात आ गई तो चलिए बात रख ही देता हूं। मैं खुद एक अधिवक्ता हूं, कोर्ट में चूंकि चर्चाएं होती हैं, बुद्धिजीवियों से भी मुलाकात होती है, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी, आप लोग का आशीर्वाद मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है कभी कभी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, हम लोग चर्चा जब करते हैं आपस में कोर्ट परिसर में, क्या कारण है और क्यों उत्तर प्रदेश का संचालन कौन कर रहा है, ये एक भ्रम की स्थिति बनी है। वास्तविकता मैं आपको बता दूं कि ये जो नेक्सस, एक जो योगी जी के कार्यकाल में, वास्तव में देखिए जो क्षत्रिय समाज है, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज की वाहवाही हो रही है? क्षत्रिय समाज का सबसे बड़ा नुकसान करने का काम किया है तो इस सरकार ने किया है। एक ठाकुरवाद का जो टैग और प्रचलन लग गया है, जो निष्पक्ष क्षत्रिय हैं, जो ईमानदार हैं, जो जो वास्तव में संवेदनशील हैं, जो जानते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, उनको दरकिनार किया गया। वो भी पीड़ित हैं इस सरकार में। लेकिन ठाकुरवाद का टैग एक ऐसा लगा हुआ है कि जो भी क्षत्रिय है वो सभी उसी दृष्टि से देखे जा रहे हैं। अब आज की घटना की बात कर लीजिए। इस घटना पे अमित शाह जी को बोलना चाहिए था, योगी जी को बोलना चाहिए था, क्योंकि वो वादा अमित शाह जी करके गए थे। और केंद्र की लड़ाई, केंद्र की मुझे लगता है गृह मंत्री के बातों पे भरोसा करके, अगर ये बच्ची के साथ ये कृत्य हुआ है, अगर उनकी बातों पे ही भरोसा करके कि उत्तर प्रदेश पे 12 बजे गहने पहन के निकल सकती हूँ, ये लंबे समय तक ये चर्चा चली। और जिस तरह के अभी एनसीआरबी के आंकड़े आए, जिसमें कि क्राइम कैपिटल बताया गया राजधानी लखनऊ को ही, सरकार कहाँ स्वीकार कर रही है? सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। आप कानून व्यवस्था पे चर्चा करिए, देखिए, नहीं वो तो विवेक जी, लेकिन समाजवादी पार्टी, अखिलेश बसपा, पूर्व सरकार मेरे उन पे पा- चली जाती है। मैं एक मेरे अखिलेश जी ने उस पीड़ित परिवार से फोन पे बात की। योगी जी के बारे में, योगी जी को वहां जाना चाहिए था, बात करना चाहिए था। नहीं, उत्तर उनके पास प्रदेश के इतना असली समय नहीं अभिभावक होता। तो मुख्यमंत्री जी है ना। नहीं नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मुझे ये समझ में नहीं आता वास्तव में संचालन कर कौन रहा है। क्योंकि जो संवेदनशील होता है ना, वो जिम्मेदारी लेता है, जिम्मेदारी तय भी करता है। कागजों पे बैठ करके मौसम गुलाबी अभी हुआ तो था, देखिए दिसंबर में ही हुआ है, पुलिस मंथन हुआ तो था। वास्तव में आपको पता है, देखिए दो तीन टेक्निकल बातें हैं, चूंकि मुझे नहीं पता आप पुलिसिंग के आंतरिक मामलों को कितना जानते हैं। लेकिन एक तो उत्तर प्रदेश पुलिस में जो बॉर्डर स्कीम लगी हुई है, इस बॉर्डर स्कीम के कारण उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग पूरी तरह ध्वस्त है, क्योंकि कानून व्यवस्था का कहीं ना कहीं जो निर्भरता है कानून व्यवस्था की, वो होती है खुफिया तंत्र के ऊपर निर्भर। जब आप किसी मेरठ के बच्चे को बुंदेलखंड पोस्ट करते हैं, बुंदेलखंड के बच्चे को आप उठा देंगे, जौनपुर ला देंगे। पहले तो दो तीन बातें आपको स्पष्ट रूप से आपके मंच के माध्यम से मैं ले जाना चाहूंगा कि पुलिसिंग क्यों ध्वस्त मैनेजमेंट का शिकार है। एक तो जब तो बॉर्डर स्कीम जब तक है, आपने मेरठ के बच्चे को आजमगढ़ पोस्ट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। अब वहां की ना उसको भाषा शैली का ज्ञान है, ना आपराधिक समीकरण का ज्ञान है,
ना भौगोलिक क्षेत्रीय आपराधिक समीकरण का ज्ञान है, ना राजनीतिक आपराधिक समीकरण का ज्ञान है, ना वहां पे उसका गोपनीय तंत्र मजबूत है, और ना ही वहां के लोगों के साथ उसका समागम है कि क्षेत्रीय लोग भी उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। लेकिन जैसे ही वो ज्वाइन करेगा, पहले दिन से, पहले क्षण से उससे उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं पुलिसिंग के मामले में। जब उसको क्षेत्रीय अनभिज्ञता है उसके अंदर, तो वो कहां से पुलिसिंग करेगा? ये तो केवल एक खाना पूर्ति की बात है कि अधिकारियों के भ्रष्टाचार उजागर ना हो, इसीलिए फोर्स को दाएं बाएं किए रहो, ताकि वो बेचारे आपस में अपने मैनेजमेंट में अपनी व्यक्तिगत नहीं, सवाल आवश्यकताओं ये पे है ना सुलझे विवेक रहें। जी की अखिलेश यादव जी फोन करके बात करते हैं, उनका विधायक जाता है, बात करता है, पीड़ित के साथ बैठता है, उसके बाद संगीत सोम जी पहुंचते हैं। पहले तो संगीत सोम को पहुंचना चाहिए नहीं, था। ठीक है, भाजपा के पूर्व विधायक हैं। संगीत सोम क्यों पहुंचेंगे सर? संगीत सोम इस समय कैबिनेट में आने के लिए देख रहे हैं, एक से एक बयानबाजी में लगे हुए हैं। वो नहीं नहीं, कहाँ वो तो शाहरुख खान विधायक ही नहीं, जैसे, कहां से कैबिनेट में आएंगे? नहीं, अब वो जो भी है, वो शाहरुख खान जैसे बड़े अभिनेता को टारगेट करने के में अपना समय व्यस्त कर रहे, इस समय व्यर्थ कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, भाजपा में कहाँ कोई आवश्यकता है, योग्यता थोड़ी चाहिए भाजपा में नेता मंत्री बनने। बिहार में नहीं बन गया एक, बिहार में बिना चुनाव लड़े देखिए एक मंत्री नहीं बन गया। तो भाजपा में योग्यता की आवश्यकता नहीं है। भाजपा में बस ये है कि आपका या तो परिवारवाद हो, और या तो पीछे कोई बढ़िया आपका, आपके ऊपर कृपा पात्र हो कोई आपका। आपको योग्यता की आवश्यकता नहीं है भाजपा में। अमित शाह के बेटे कौन सी योग्य हैं? कितने क्रिकेट मैच खेले हैं उन्होंने आज तक, बताइए जरा। योग्यता की बात भाजपा में मत करिए। भाजपा में केवल और केवल जो जितना धन दे दे, या तो जो जितना ऊपर से कृपा पात्र बन जाए, बस उतना उसके लिए बहुत है। लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, देखिए बीएलओ के प्रकरण में भी सरकार को जहां स्टैंड लेना चाहिए था, वहां पे समाजवादी पार्टी खड़ी हुई। आर्थिक सहायता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने की, बाकायदा परिवार से मिले, संवाद किया बीएलओ के परिवारों से जिन लोगों ने आत्महत्याएं की। तो ये संवेदनशीलता का प्रकरण है। इस देश की, प्रदेश की जनता को यह बात समझनी है और तय करनी है कि जिस धर्म और जिस धार्मिक उन्माद के पीछे ये आपको हिंदुत्व का एजेंडा दिखा दिखा करके हिंदुओं को ही कुचलने में लगे हैं। ये माँ बेटी क्या हिंदू नहीं थी? ये क्या माँ बेटी हिंदू नहीं मानी जाएंगी? दलित समाज से आती है वो बच्ची। और सबसे बड़ी बात है, क्या बरामदगी हो गई उस बच्ची की अभी तक? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। जो आपने नोएडा का एक जिक्र किया, नोएडा के संस्थानों का चरित्र पूरी तरह से पतन हो चुका है उनका। आप देखिए ना कैसे मीडिया का बजट, आपको पता है समाजवादी पार्टी में मीडिया का बजट लगभग होता था 100 करोड़ के आसपास। आज जो बजट है, वो बजट लगभग 1700-1800 करोड़ के आसपास का है। उत्तर प्रदेश का बजट, केवल मैं सूचना विभाग का बता दूं, 580 करोड़ के आसपास का है। बताइए क्यों मीडिया संस्थान ऐसे मुद्दों पे चर्चा करेगा? इसमें तो योगी जी की जवाबदेही तय होगी। गृह विभाग किसके पास है? और सबसे बड़ी दुविधा की बात देखिए, आश्चर्यजनक की बात, अगर आपको वास्तव में पुलिसिंग का अनुभव नहीं है, तो गृह विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग अपने पास क्यों रखना? केवल इसलिए कि विपक्ष को और विपक्षियों के ऊपर फर्जी एफआईआर करा के, अभ्यर्थियों पे फर्जी एफआईआर करा के उनको टारगेट करना, अपने आत्ममुग्धता को संतुष्ट करना, अपने आत्महट को, अपने आत्मचरित्र को संतुष्ट करने के लिए आपने गृह विभाग को अपने पास रखा है। 3-3 आईपीएस, 4-4 आईपीएस इनके पास है, जो विधायक हैं लगभग। तो एक दो का तो नाम आप जानते होंगे, सरोजनी नगर के विधायक हैं और एक दो जगह के, क्योंकि वो रिटायर्ड आईपीएस। अरे दे दीजिए उनको। सबसे बड़ी बात है कि नेतृत्व देना भी नहीं है किसी को, कमांड देनी भी नहीं है किसी को, जिम्मेदारी देनी भी नहीं है किसी को। ये कौन सा एक प्रचलन चल पड़ा है कि सारे विभाग अपने पास महत्वपूर्ण रखने हैं? उससे आप क्या कर लेंगे? जो करेंगे उसकी दुर्दशा सामने है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है, और उत्तर प्रदेश पुलिसिंग की बॉर्डर स्कीम हटाने की हम लंबे समय से समाजवादी पार्टी के लोग मांग कर रहे हैं, उसको आप हटाना नहीं चाहते। क्योंकि गृह जनपद के 100-150 किलोमीटर के दायरे में पोस्ट हो जाएगा अगर कोई, तो यकीनन वहां पे कानून व्यवस्था उत्कृष्ट हो जाएगी, क्योंकि उसका खुफिया तंत्र मजबूत होता है। घटना घटने के पहले उसको सूचना मिल नहीं जाएगी। नहीं, ये सवाल विवेक जी ये कहते हैं कि भाई हम तो योगी जी के दावे की बात करते हैं। नहीं, दावे ध्वस्त है सर, दावे ध्वस्त है। अभी मैं देख रहा मीडियाबाजी था, की बात देखिए मैं विवेक जी एक बात मैं बताना चाहूंगा, जी। कोई भी घटना होती बड़ी, उसमें अपराधी पकड़े नहीं जाते। मैं ले इस चलूंगा। घटना नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, उमेश जी पाल एक वकील थे, आप ही के पेशे के थे। जी प्रयागराज में किस तरह से उनकी जान ली गई। जी एक दो लोगों को एनकाउंटर किया गया, लेकिन जी एक गुड्डू मुस्लिम था जो बम फेंक रहा था। हम्म और अब लगभग 34 महीने हो गए, आज तक उत्तर प्रदेश की पुलिस गुड्डू मुस्लिम को नहीं पकड़ पाई। मुख्तार अंसारी की पत्नी गायब है, उनको नहीं पकड़ पाई। अतीक और अतीक के भाई की पत्नी को पुलिस नहीं पकड़ पाती है। कोई भी मुद्दा होता है, और जिस तरह से एक मुद्दा और आया है, ये जो कानपुर में जज साहब ने बोला है
कि आपने नाबालिग लड़की के मामले में पुलिस अधिकारी और उस पे आरोपी पे पास्को एक्ट नहीं लगाया। नाबालिग की आबरू लूटी जाती है और केस में पास्को का जिक्र नहीं होना, ये क्या, ये लोग मतलब न्यायालय को भी कुछ नहीं समझते हैं। देखिए, कानपुर का प्रकरण अगर आप देखेंगे तो इसी कानपुर में पूर्व आईपीएस एक थे, उनके ऊपर भी शारीरिक यौन शोषण के आरोप लगे। मणिलाल पाटीदार की कहानी किसी से छुपी नहीं है कि पुलिस ने उनको कितना सेफ पैसेज दिया जब तक कि उनको बाकायदा कोर्ट में सरेंडर करके बेल ना मिली। उससे बड़ी बात पे आई है, कानपुर की जो घटनाएं हैं लगातार उत्तर प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटनाएं मतलब सामने आती रही हैं लगातार। मुझे लगता है कि कानपुर एक ऐसा परिक्षेत्र है जहां पे कमिश्नरी सिस्टम जब से लागू हुआ है अपराधों की संख्या बढ़ी है। अगर तुलनात्मक आंकड़े आप देखेंगे तो औसतन 24 से 27% के आसपास कानपुर कमिश्नरी जब लागू हुई, उसी समय उसी कार्यकाल में ये आंकड़ों की बढ़ोतरी हो गई थी। माँ बेटी का प्रकरण देखिए, किस तरह से माँ बेटी जब जल रही थी निर्दयता से, उस समय देखिए जिम्मेदार अधिकारी किस तरह से मंच पे जो अपना एक हाव भाव प्रस्तुत कर रही थी, वो भी सबके सामने सार्वजनिक है। कहीं कुछ छुपा नहीं है सर। ये सब कहने की बातें हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज है, ये सब कहने की बातें हैं। वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश में जिनके घरों में बच्चियां हैं, जिनके घरों में जवान बेटियां हैं, असहज और असुरक्षित भाव महसूस करते हैं। घर से निकलने में डर लगता है लोगों को। ये जो एक आरोप लगाया जाता है कि समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश जी ने अपनी दूरदर्शिता के साथ जितनी बड़ी योजनाएं, जितनी बढ़िया योजनाएं देने का काम किया था महिला सुरक्षा को लेकर के, ये सब उन दावों के खोखलेपन को साबित करने वाले लोग हैं। केवल समाजवादी पार्टी की योजनाओं को या तो रोकने का काम किया महिला सम्मान के नाम पे, और या तो उनको बंद करने का, या तो उनके नाम बदलने का काम किया। उसके अलावा इनके पास कोई ना योजनाएं हैं धरातल पे, ना कोई महिला सम्मान को लेकर कोई भाव है, ना कोई सुरक्षा का भाव है। अभी उत्तराखंड का एक अंकिता भंडारी का प्रकरण है, देख लीजिए कितना, मतलब जनता जो आंदोलनरत हो रही है, जो सोशल एक्टिविस्ट आंदोलनरत हैं, जो जो बाकायदा पत्रकार यूट्यूबर्स उस पर आवाज उठा रहे हैं, उनके ऊपर उनकी आवाज का दमन किया जा रहा है। आजाद भारत के अंदर अंग्रेजी तानाशाही की इससे ज्वलंत तस्वीर आप कहाँ देखेंगे? ये तो वही बात है कि भारत आजाद हो गया, लेकिन अब एक नया स्वदेश लागू लाने के लिए आपको फिर क्रांति का रास्ता चुनना पड़ेगा। और उस क्रांति का बिगुल बजाने वाले जितने भी हैं, गुजरात में आपको शायद पता है, नहीं पता, मुझे नहीं पता है, अहमदाबाद जैसे परिक्षेत्रों में वहां तो धरना ही प्रतिबंधित है। संविधान कहता है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन धरना प्रतिबंधित है लंबे समय से। तो जब तानाशाही चरमोत्कर्ष पे है, जब आपकी हठवादिता चरमोत्कर्ष पे है, जब आपने स्वयं को स्वयंभू समझ लिया, तो ये स्थिति तो होनी है। और सबसे बड़ी इसमें जिम्मेदारी जनता की है, क्योंकि जनता ने भरोसा किया था। अभी जो जनता, चूंकि समर्थक लोगों के हैं, राजनीतिक दल में समर्थक हर दल के होते हैं। अभी जो भाजपा के समर्थित लोग हैं, वही देखिए जब मेरठ और अन्य क्षेत्रों में जब उन्हीं की दुकानों पे बुलडोजर चले तो कैसे उनके आंसू रुदन प्रलाप उनके मीडिया के सामने चल रहे थे। तो ये तो तय है कि आज शीशे दूसरे के टूट रहे हैं, कल आपके घर के टूटने हैं, ये तय है। आज जिन बच्चियों की मासूमियत और दरिंदगी से जिनको नोचा जा रहा है ना, मैं आपको गारंटी के साथ देता हूं कि इस पूरे प्रकरण में देखिएगा मुख्य आरोपी को किस तरह से बचाने का काम करेंगे। अभी आपको याद होगा, पूर्व में एक घटना घटी थी जिसमें एक लड़की के ऊपर कई लड़कों ने घेर के पानी वगैरह डालने का काम किया था। योगी जी ने नाम लिए थे सदन में। वास्तविकता यह है, योगी जी इतने ज्यादा दुर्भावना से ग्रसित है, उनकी सोच इतनी संकीर्ण है कि वो केवल और केवल जब अपराधी ढूंढेंगे तो उनको ब्राह्मण, यादव और मुस्लिम दिखाई देता है। उन्होंने कोडिन प्रकरण में जिस सिपाही का नाम था, उस सिपाही को सपा का बता दिया, लेकिन उसकी जाति का उल्लेख नहीं किया। इतनी क्षमता नहीं है उनके अंदर। कुटुंब बुरा मान जाएगा। और जब नेक्सस कहीं पे नेक्सस की बैठक हो जाती है, तो संचालन नेक्सस करता है। इस बात को गंभीरता से समझ लीजिए। क्या कारण है कि आदरणीय बृजभूषण शरण सिंह जी के कार्यक्रम में, जहां पे राष्ट्र की बात हो रही थी, उस कार्यक्रम में योगी जी शिरकत करने ना पहुंचे? गोरखपुर तो बराबर पहुंच जाते हैं हर कार्यक्रम में। तो ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय समाज भी योगी जी के साथ है, ये सब कहने की बातें हैं। लेकिन हाँ, ठाकुरवाद का जो एक चरमोत्कर्ष इन्होंने उत्तर प्रदेश में, जो इन्होंने जाति की एक दीवार खड़ी की है, उसके दायरे में सभी आ रहे हैं। जो ईमानदार क्षत्रिय हैं, जो संवेदनशील हैं, जो समाजवादी पार्टी के, सभी उसी दृष्टि से देखे जा रहे हैं। वो तो आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसे जननेता हैं, जननायक हैं, जो ऐसे संवेदनशील परिस्थितियों में सबसे आगे अग्रज पंक्ति में खड़े दिखाई देते हैं। और उनकी इमेज को ध्वस्त करने के लिए बताइए, हजारों करोड़ के प्रचार प्रसार, सूचना प्रसार के माध्यम से पैसे बहाए जा रहे हैं, जनता के टैक्स के पैसे। ये कोई राजनीतिक दल का चंदा थोड़ी है जो बजट लाया जा रहा है। और नोएडा की मीडिया को ये बात समझनी चाहिए कि आज जो नोएडा की मीडिया
जिस तरीके से विपक्ष को आलोचित कर रही है, आदरणीय अखिलेश यादव जी की छवि को बराबर डैमेज करने का प्रयास करती है। अभी गए तो थे, देखिए ना, उसी गोंडा के इसी राष्ट्र सम्मेलन में, धार्मिक सम्मेलन था, देखिए कैसे धक्का दे दिया गया मीडिया के लोगों को। इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर अपनी अस्तित्व की पहचान ना हो, तो मुझे लगता है इस मीडिया के अंदर अब सवाल पूछने की हिम्मत तो ना बची।